सुगंधित धान यानी बासमती की खेती कैसे बन सकती है फायदे की फसल, इसी पर होगी चर्चा कार्यक्रम में आज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और कार्यक्रम बातें खेती की में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज कार्यक्रम में बात करेंगे एक अनोखे विषय पर। अनोखा इसलिए क्योंकि वह सुगंध से संबंध रखता है। जी हां, आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सुगंधित धान के बारे में, जिसे आप और हम बासमती धान भी कहते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, जैसा मैंने अभी कहा कि आज हम बात करेंगे सुगंधित धान के बारे में, तो सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो यही कि सुगंधित धान में और एक साधारण धान में क्या अंतर होता है? देखिए, साधारण धान जो है उसका चावल मोटा होता है जी, और जो बासमती चावल है इसका चावल महीन होता है। जी, लंबाई में बासमती का चावल ज़्यादा लंबा होता है अपेक्षाकृत साधारण धान के। तीसरा ये है कि साधारण धान में महक नहीं होती है जी, और बासमती जो चावल है उसमें महक होती है। और जो निर्यात वाला चावल होता है उसमें तो अगर एक घर में अगर चावल बनाया जाता है तो दूसरे घर तक उसकी महक जाती है। और सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि जो साधारण धान है इसका हम निर्यात नहीं कर सकते हैं जी, और बासमती का जो है हम निर्यात करते हैं। और 2013 और 14 की रिपोर्ट के अनुसार 37.5 लाख जो है मैट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात हुआ जी, और उससे हमको जो है 29.29 हजार करोड़ रुपए जो है हमको निर्यात हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर है वो यही है कि इससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जी। मतलब साधारण धान अगर कोई किसान उगा रहा है और बासमती उगा रहा है तो दोनों के मुनाफे में जमीन आसमान का फर्क आता है। सर, अगर बात करें जलवायु की तो सुगंधित धान के लिए जलवायु किस तरीके की ज्यादा? देखिए, सबसे जो वैज्ञानिक भाषा में हम कहते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु अच्छी होती है, लेकिन अगर हम ये साधारण भाषा में ये कहें कि जिस समय हम धान लगाते हैं उस समय गर्म सीजन होना चाहिए और जब हम पैदा उसको उपज के लिए हम काटने का टाइम हो, धीरे धीरे पकने का टाइम हो, तब उसमें धीरे धीरे तापक्रम गिर रहा हो। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके बासमती के लिए बहुत ही उपयुक्त तापक्रम माना जाता है। जी। अब बात करें मिट्टी के बारे में, तो इसके लिए मिट्टी किस तरीके की सही होती है जिसमें फसल अच्छे से फल फूल पाती है? देखिए, धान के लिए पैसे भी कहते हैं कि धान, पान और केला ये हैं पानी के चेला। तो ऐसी मिट्टी जिसमें पानी बहुत देर तक हम रोक सकते हैं, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और वो मिट्टी हमारी जो है वो है दोमट, भारी दोमट या मटियार। तो दोमट या मटियार भूमि जो होती है इसके लिए बहुत उपयुक्त होती है। वैसे कहा जाता है कि धान की रुपाई ज्यादा फायदेमंद होती है बजाय बिजाई के, तो दोनों विधियों में अंतर क्या होता है? एक किसान है जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी, देखिए, छिटकवा विधि से जो हम बोते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है परेशानी ये होती है कि ना तो हम उसके खरपतवारों जो उसमें उगते हैं उनकी निकाई गुड़ाई कर सकते हैं जी, और दूसरा ये है कि पौधे से पौधे में कहीं पर तो पौधे से पौधा मिल जाता है, कहीं पर पौधे से पौधे की दूरी होती है। तो जो बिजाई जो सीधा हमने बो दिया तो उससे हमें पैदावार भी कम मिलती है जी, उन्नतशील वैज्ञानिक खेती का मतलब है कि पहले हम नर्सरी डालें जी, और नर्सरी डालने के बाद फिर जो उसकी अवध है, नर्सरी तैयार होने की अवध है, उसके आधार पर जब उतना दिन पूरा हो जाए तो उसको नर्सरी से निकाल करके और तब हम उसको जो है जो धान का खेत लगाने के लिए तैयार किया गया उसमें रोपाई करें। तो इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाती है? 1 हेक्टर अगर हमको लगाना है जी, बासमती तो उसके लिए 2 बीघा के करीब खेत हम ले लेते हैं। खेत की जुताई करके अच्छी तरीके से उसकी चारों तरफ से मेड़ तैयार कर देते हैं जिससे इसका पानी ना निकले। अब उसके बाद हम इसमें जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद पानी भर देते हैं इसमें। जब इसमें अच्छी तरीके से पानी भर देते हैं तो पाटा लगाते हैं। तो पाटा लगाने से होता क्या है कि जो मृदा के, मिट्टी के जो महीन कण हैं वो उसमें घुल जाते हैं जी, और वो पानी में तैरने लगते हैं। अब जो हमने बीज यानी 20 किलो से लेकर के 25 किलो बीज जो है वो 1 हेक्टर की रोपाई के लिए जो नर्सरी तैयार करेंगे उसके लिए पर्याप्त होता है जी। अब उसके लिए जो है जो हम बीज तैयार कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक है कि बीज उपचार भी उसका साथ में कर लिया जाए। जी।
तो 20 ग्राम बावस्टीन और 2.5 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों को आप मिलाकर कायम मिलाएंगे 25 लीटर पानी में जी। और 25 लीटर पानी में मिला करके और इस बीज को जो हम नर्सरी के लिए हमने चुन रखा है जी। उसको उसमें डुबो देंगे और 24 घंटे तक इसको जो है इसमें भिगो देंगे। भिगोने के बाद हम इसको निकालेंगे, थोड़ी देर के लिए साया में डाल देंगे जिससे कि थोड़ा सा पानी जो है इसका निकल जाए और तत्पश्चात हम जो है उसको जो तुरंत हमने पाटा लगा करके जो खेत तैयार किया है और जिसमें पानी के साथ जो है मिट्टी के कण जो है वो तैर रहे हैं, हम उसको छिटकमा विध से जो है इसको उसमें डाल देंगे। जब हम इसको डालेंगे तो डालने के बाद थोड़ी देर के बाद पानी में से जो मिट्टी के कण हैं वो धीरे धीरे इसके ऊपर बैठ जाएंगे। और ये आवश्यक क्यों है? ये आवश्यक इसलिए है कि अगर हमने पाटा लगा करके पानी को मडिंग नहीं किया है, उसमें अगर मिट्टी मिली हुई नहीं है तो जो धान का जो बीज है जितना ऊपर रह जाएगा वो चिड़ियाँ चुंग जाएंगी। जी सर, अगर बात करें सुगंधित धान की किस्मों की तो इसकी कौन कौन सी किस्में मुनाफे के लिहाज से, मतलब अच्छी फसल के लिहाज से अच्छी मानी जाती हैं? जो सारे धान हैं, चाहे वो साधारण धान हो, चाहे सुगंधित धान हो, चाहे वो संकर धान हो, अगर हर प्रजाति का एक एक दाना लिया जाए तो एक जो है कम से कम 3 लीटर कैपेसिटी का जो घड़ा है उसमें एक एक दाना डाला जाए तो दाना भर जाएगा। इतनी प्रजातियां धान की हैं। लेकिन जहां पर बात आती है बासमती धान की, तो बासमती धान की जब बात आती है तो वो उन्नतशील हम जातियों को ही लेते हैं जिनका हम अधिक से अधिक निर्यात कर सकें या सुगंध के तौर पर उसको हम बाजार में उसकी कीमत अधिक ले सकें। पूसा बासमती 1 ये जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और इसकी उपज जो है 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टर इसकी उपज हो जाती है और 130 दिन से लेकर के 135 दिन में ये तैयार हो जाती है। उसके बाद इसी पूसा 1 के लिए जो है उन्नत पूसा बासमती के रूप में इसको जो है परिणित किया गया और वो इसलिए परिणित किया गया कि इसमें जो रोग लगता था झुलसा रोग, वो ये झुलसा रोग से प्रतिरोधी है इसलिए इसमें जो है झुलसा रोग ना लगे इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया। उसके बाद तीसरी आती है पूसा सुगंध 4 पूसा सुगंध 4 जो है ये सबसे इसकी तारीफ की बात ये है कि इसका जो है 8 मिलीमीटर का जो धान होता है और पकने पर जो है जब इसका चावल निकाल करके और चावल पकाया जाता है तो ये 20 मिलीमीटर का हो जाता है, इतनी लंबाई हो जाती है। उसके बाद आता है पूसा बासमती 6 ये जो है वो देर से पकती है, 150 से लेकर के 155 दिन में ये पकती है। उपज इसकी भी 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टर हो जाती है। उसके बाद पूसा बासमती 1509 ये एक ऐसी जात है जो शीघ्र पकती है, 115 से लेकर के 120 दिन में ये पक जाती है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ड्वार्फ वैरायटी है, बौनी वैरायटी है और बौनी वैरायटी होने के कारण ये गिरती नहीं है। ऐसी जगह के लिए ये उपयुक्त है कि जहाँ पर हाई फर्टिलिटी हो वहाँ पर बौनी जात का जो ये पूसा बासमती 1509 है इसे लगाना चाहिए, ये गिरेगी नहीं। तो जैसा कि अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि सुगंधित धान की कौन कौन सी किस्में बहुत अच्छी होती हैं जिन्हें लगाने से, जिनको रोपाई करने से आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। कुछ और अहम, कुछ और महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी जो संकर जात है PRH10 ये सुगंधित बासमती की विश्व की सबसे पहली जो है हमारी प्रजाति है। इसका विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसका नाम है। मान लीजिए किसी किसान ने रोपाई की है और रोपाई के बाद उसको सिंचाई करनी है, तो कितने दिन के अंतराल के बाद उसको पहली सिंचाई करनी होती है, फिर क्या क्या अंतर के बाद उसको पानी देना होता है धान की फसल में?
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बातें खेती की में। और आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सुगंधित धान के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि सुगंधित धान की कौन कौन सी किस्में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं हर लिहाज से। सर, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने बात की एक बोनी किस्मों के बारे में और संकर किस्मों के बारे में। तो बुआई के लिहाज से कह लें या खाने की थाली तक पहुँचने तक उसके स्वाद की बात करें, कौन सी ज़्यादा फायदेमंद होती हैं? हमारी जो संकर जाति है PRH10, ये सुगंधित बासमती की विश्व की सबसे पहली जो है हमारी प्रजाति है। इसका विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसका नाम है। और सबसे इसकी जो फायदे वाली बात ये है कि ये जो है वो 110 से 115 दिन में ही जो है तैयार हो जाती है। और उससे फ़ायदा हमको ये होगा कि अधिक ज़्यादा दिन तक हमें सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि इसकी पैदावार भी जो है वो 65 से लेकर के 70 क्विंटल पर हेक्टर तक हो जाती है। इसके अतिरिक्त और भी जातियां हैं। पूसा सुगंध जो है वो 1, पूसा सुगंध 4, पूसा सुगंध 3, ये भी जातियां हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया जो संकर जाति है वो ये है PRH10। इसको संकर धान के नाम से पुकारते हैं और ये इसके लिए जो है निर्यात के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। खरीफ की फसल है धान, तो बुआई के लिए कौन सा समय इसके लिए सबसे उत्तम माना जाता है? देखिए, सबसे जो है नर्सरी जो है हमारी 15 मई से लेकर के 15 जून तक पड़ जानी चाहिए। मतलब अब जो हमारा जो समय है इस समय नर्सरी डालने का है। मान लीजिए किसी किसान ने रोपाई की है और रोपाई के बाद उसको सिंचाई करनी है, तो कितने दिन के अंतराल के बाद उसको पहली सिंचाई करनी होती है? फिर क्या क्या अंतर के बाद उसको पानी देना होता है धान की फसल में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हमको ये देखना है कि रोपाई जो है जो धान देर में पकना, ड्यूरेशन जिसका ज़्यादा है, तो नर्सरी से 25 दिन के बाद इसे उखाड़ करके रोपाई कर देनी चाहिए। और जो जल्दी पकने वाला है, जैसे 110 से 115 दिन में ही पक रहा है, उसको 18-19 दिन के बाद जो है नर्सरी से निकाल करके और रुपाई कर देनी चाहिए। तो उसके लिए लाइन से लाइन की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रख करके ही रुपाई की जाए। और अभी जैसा आपने बताया था कि बीज के लिए मतलब अगर कोई नर्सरी लगाने जा रहा है तो उसे खेत कैसे तैयार करना, लेकिन अगर कोई रुपाई करने जा रहा है, उसे पौध रोपनी है, तो उसको खेत की तैयारी भी सेम उसी तरीके से करनी है? देखिए, इसके लिए देखिए जो हमें रुपाई करनी है तो उससे 1 सप्ताह पहले हम अच्छी तरीके से सिंचाई कर दें। जैसे ही हम सिंचाई करेंगे इसमें खरपतवार जमना शुरू हो जाएंगे। 6-7 दिन के बाद जब हमें रोपाई करनी है तो खेत की चारों तरफ से हम डोलबंदी करेंगे और उसमें पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद फिर उसमें हम अच्छी तरीके से पडलिंग करेंगे, जुताई करेंगे और पडलिंग करेंगे, जिससे कि खेत में अच्छी तरीके से समतल भी हो जाए और मिट्टी जो है उसकी रोपाई योग्य हो जाए। तो अब उसमें हम रोपाई करेंगे तो इस तरीके से खरपतवार भी इसमें जो है रोपाई वाले उसमें कम हो जाते हैं। मतलब जो अगर कोई किसान बीज बोने जा रहा है तो उसमें खरपतवारों का खतरा भी ज्यादा रहता है। ज्यादा संख्या होगी और फसल में मुनाफा भी कम होता है। और अगर रोपाई करता है तो उसमें खरपतवार भी कम होते हैं और मुनाफा भी अच्छा होता है। सर, अगर बात करें इसकी निराई गुड़ाई की, तो निराई गुड़ाई का क्या समय होता है? देखिए, निराई गुड़ाई तो जो है अगर हमारे उसमें खरपतवार हैं तो सबसे पहले जो है निराई गुड़ाई में हम खरपतवार के लिए लेते हैं ब्यूटाक्लोर, जो हमारे खरपतवारों को नष्ट कर देता है। ज़्यादा 3 दिन जो है रुपाई करने के बाद ब्यूटाक्लोर 50 EC 2.5 से लेकर के 3.0 लीटर हमने लिया और लेकर के इसको 500 से 600 लीटर पानी में इसको हमने घोल लिया। और घोलने के बाद जो खेत में पानी जो रुपाई की है तो उसमें पानी तो स्वाभाविक है, तो हम इसको जो है इसके पानी में इसकी सरफेस पर छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद हम कम से कम 2 सप्ताह तक 5 सेंटीमीटर पानी जो है बनाए रखेंगे। तो उससे होता क्या है कि ये ब्यूटाक्लोर जो है जितने भी खरपतवार के बीज हैं, ये बीज पानी बना रहने के कारण उसके रासायनिक क्रिया के जो होती है इसमें जो गैसें निकलती हैं, सारे खरपतवार के बीजों को जो है ये नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से फिर हमको जो है निकाई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर विषम परिस्थिति में अगर हमने जो है ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल नहीं किया है तो खरपतवार होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए जो है जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी में नमी कम हो
वैसे ही जो है खुरपी के द्वारा जो है या हैंड हो के द्वारा जो है इसको हम चला दें तो ये खरपतवार सब नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। सर, जैसा कि कहा भी जाता है कि धान एक ऐसी फसल है, इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, रुपाई के वक्त, फुटान के वक्त, और जब उसमें बालियाँ निकलती हैं तब, और जब दाने भरने की अवस्था होती है तब। इन 4 अवस्थाओं के अलावा और भी कोई महत्वपूर्ण समय होता है जब धान में पानी लगना ही चाहिए? देखिए, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है कि आपने उत्तर भी साथ में ही उसका दे दिया जी। और प्रश्न तो आपने किया ही है। धान स्वाभाविक है कि पानी तो इसको हर वक्त चाहिए, लेकिन इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, एक तो रोपाई के बाद की अवस्था, दूसरे जब बाल निकलती है, और बाल निकलने के बाद जब उसमें दाने में दूध पड़ना शुरू होता है जी। तो दाने में जब दूध पड़ना शुरू होता है तो उस समय जो है अगर नमी नहीं होगी तो ये बहुत जल्दी दाना दूध जो है जल्दी सूखने का स्थिति में आ जाता है, तो दाना छोटा हो जाएगा। तो ऐसी दशा में दूध पड़ने समय, मिल्की स्टेज जिसे कहते हैं, और पकने का समय जो है, पकने के समय भी पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। तो ये पानी तो हर समय चाहिए धान को, लेकिन ये 3 अवस्थाएं जो हैं ऐसी हैं कि इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी होना आवश्यक है। बहुत ज्ञानवर्धक बात है। डॉक्टर साहब आपको सुगंधित धान के बारे में बता रहे हैं, ये बातें आपके बहुत काम आएंगी, खासकर तब जब आप सुगंधित धान की खेती करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कभी भी फास्फेट के उर्वरक को जिंक के साथ मिलाकर के नहीं डालना चाहिए। कितने समय में फसल इसकी पककर तैयार हो जाती है जब किसान इसे काट सकता है? एक भयंकर बीमारी है खैरा रोग, और इसकी पहचान ये है कि जहाँ पर हमने रोपाई की है वहाँ पर जो किल्ले निकलते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर 10 किल्ले निकलने हैं तो वहाँ पर 50 किल्ले निकलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बातें खेती की में, जिसमें आज बातें हो रही हैं सुगंधित धान के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने चर्चा की निराई गुड़ाई की, सिंचाई की। अब बात करते हैं उर्वरकों की। सर, बात करें इस फसल के लिए उर्वरकों के बारे में, तो कौन कौन से उर्वरक इसमें इस्तेमाल करने होते हैं? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास और जिंक इसके लिए बहुत आवश्यक है। जब हमने खेत की तैयारी की उस समय इसमें जो है 100 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद मिला दें। और जो नाइट्रोजन, फास्फेट और जिंक की बात हम करते हैं तो 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटास और 50 किलो फास्फेट और 25 किलो जिंक की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको देने के लिए ये है कि जो हमारी नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा और पोटास और फास्फेट की पूरी मात्रा और जिंक की पूरी मात्रा, इसको हम रोपाई से पहले ही खेत में डाल देते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखने की है, जो बार बार मैं कहता हूं कि कभी भी फास्फेट के उर्वरक को जिंक के साथ मिला करके नहीं डालना चाहिए। तो पहले हम जो है नाइट्रोजन आधी मात्रा, फास्फेट, पोटास को मिला करके डाल दें, और उसके बाद फिर हम जो है जिंक को डालेंगे खेत में। जब हमने उसको नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास को मिला दिया तब हम जिंक डालेंगे, साथ में जिंक नहीं डालेंगे। जिंक को अलग से डालेंगे, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश को अलग से डालेंगे। अब उसके बाद जो हमारा आधा बच रहा है नाइट्रोजन, तो जो आधा नाइट्रोजन बच रहा है उसकी जो है हम रोपाई के जो है 5 या 6 दिन के बाद जो है इसको पहले हम टॉप ड्रेसिंग कर देंगे। अब आधे में से जो आधा बचा है, मतलब जिसको हमने जो आधा बचा हुआ था उसको 2 भागों में बांटा। तो पहला तो हमने रोपाई के 5 दिन पर जो है उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दी, और टॉप ड्रेसिंग करने के बाद उस समय खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी आवश्यक है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी जो है रोपाई के जो है हम 50 से 60 दिन की जब जो अवधि आती है उस अवधि पर जो है शेष बचा हुआ जो नाइट्रोजन है उसकी टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। सर, बात करें इस फसल में रोग और कीटों के बारे में, तो सुगंधित धान में कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं जिनसे बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फसल का? देखिए, जो खास रोग हैं उसमें एक तो है आपका झोंका रोग, दूसरा है झुलसा रोग। ये दोनों करीब करीब एक ही से रोग हैं, और इसमें जो है पौधा पहले पत्तियां जो है इस पर जो है पीले पीले निशान पड़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है कार्बेंडाजिम जो है एक दवा है, रसायन है, 500 ग्राम
को 500 से लेकर 600 लीटर पानी में घोल करके और इसका जो है छिड़काव कर देने से ये जो है झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों ही का निदान हो जाता है। एक भयंकर बीमारी है खैरा रोग, और इसकी पहचान ये है कि जहाँ पर हमने रोपाई की है वहाँ पर जो किल्ले निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से अगर 10 किल्ले निकलने हैं तो वहाँ पर 50 किल्ले निकलेंगे और उन जो है एक झाड़ी नुमा का वो आकार बना लेंगे और बढ़वार जो है उसकी रुक जाएगी जी। और उसमें बाद में क्या है कि उसमें कोई भी जो है बाद में बाल भी नहीं निकलती है। तो इसको कहते हैं खैरा रोग जी। और ये खैरा रोग होता काहे से है? ये जिंक की कमी से होता है जी। तो इसीलिए जब उर्वरकों की संस्तुति दी जाती है तो ये कहा जाता है कि जिंक उसी समय डाल दें। जैसा आपने अभी कहा कि खैरा, झुलसा, झोंका 3 ऐसे रोग हैं भयंकर जो इस फसल को लगते हैं, लेकिन अगर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल भी नहीं करते और रोग भी लग जाते हैं तो फसल तो फिर किसी तरीके से बच नहीं सकती। तो उसके लिए पहले से ही क्या कोई ऐसी एहतियात बरती जा सकती है? देखिए, अगर हम कीटनाशकों का प्रयोग ना करें तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ हम जाएं। जैसे गंदी लगती है, गंदी के लिए हम कहते हैं कि रसायन का इस्तेमाल करें और तब हम गंदी जो है, क्योंकि वो जो दाना पड़ते समय जब दूध होता है तो इसको ये चूस लेती है जी। तो मेड़ चारों तरफ हम 250-1000 वाट के बल्ब लगा दें और लगाने के बाद जो है रात में उनका छोड़ दें और नीचे जो है गन्ने की पत्ती या पुआल डाल दें तो रात में वो सारे जो गंदी है वो उस पर प्रकाश पर आएगी। इसको प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इस पर आएगी और आने के बाद वो जो है नीचे से जब उसमें जो आग है उसमें झुलस करके सब नष्ट हो जाएगी जी। अब बात आती है और कीटों की। तो जो पत्ती खाने वाले कीट हैं उन कीटों के लिए हम नहीं रसायन इस्तेमाल करें, हम नीम की पत्ती लें या नीम का हम जो है खली ले लें, नीम की खली, तो उसमें 2.5 ग्राम हम लहसुन उसमें लें जी। और 2 किलो जो है उसमें हम तंबाकू की डस्ट मिलाएं जी। और इस तरीके से घोल करके और कपड़े से छान करके अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो किसी कीट के लिए भी रसायन की आवश्यकता नहीं है, हम इससे उपचार कर सकते हैं। जी सर, एक अंतिम सवाल ये कि कितने समय में फसल इसकी पककर तैयार हो जाती है जब किसान इसे काट सकता है? देखिए, ये तो मैं पहले ही जो है जब प्रजातियां बताई थी तभी मैंने बता दिया था, कुछ तो 140 से लेके 145 दिन में हो जाती हैं। हाइब्रिड की जो विश्व की सबसे श्रेष्ठ जाति हमने बताई वो 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है और जैसे ही वो पकती है तो गोल्डन कलर का जो है धान का जो है वो गोल्डन कलर हो जाता है उसका दाने का। जैसे ही गोल्डन कलर दिखाई दे और बाल जो है वजन से झुकने लगे, समझ लीजिए कि अब आपको जो है उपज प्राप्त हो रही है और इसको आप कटवा लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई, सुगंधित धान के बारे में उससे जुड़ी जानकारियां हमारे दर्शकों की दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, किसानों को लाभान्वित कराया, उसके लिए हम आपके महान आभारी हैं। तो आज कार्यक्रम में हमने चर्चा की सुगंधित धान के बारे में, आपको बताई रोपाई से लेकर कटाई तक की पूरी विधि, क्या क्या किस्में होती हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सभी बातें डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी ने आपको बताई। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर लेकर आएंगे एक नए विषय पर चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।